इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उसके बाद आज हम एक बार फिर से 2 मार्क वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके चांसेस है आ सकते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। टू पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। टू वेरी स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स, देखिए आपको लूप दिख रहे होंगे। एक लूप ये रहा 1 से इंडिकेट कर रखा है, दूसरा लूप 2 से इंडिकेट कर रखा है। दोनों में इक्वल करंट फ्लो कर रहा है और ये वर्टिकली रखे गए हैं। वर्टिकली का मतलब है जो पेपर का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर रखे गए हैं, उसके वर्टिक जो पेपर का प्लेन है यानी कि स्क्रीन का जो प्लेन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर ये जो है रखे गए हैं। इस तरीके से मान करके चलिए कि आपने अपने जो फोन की स्क्रीन है उस पर इस तरीके से हाथ रख दिया, तो ये जो प्लेन होगा इस प्लेन में आपकी जो कॉइल है वो रखी गई है ना। और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं, देखिए विद देयर ज्योमेट्रिकल एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इनके जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस है देखिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक्सिस भी यहाँ पर आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। तो पॉइंट ओ पर आपको बताना है कि कितनी नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होने वाली है। क्वेश्चन करने की शुरुआत हम करेंगे यहाँ से। आप लोगों को पता होगा कि मैग्नेट, देखिए यहाँ पर जो है ना इसमें हमें क्वेश्चन के अंदर ये जो लूप है इनका रेडियस नहीं दे रखा है, तो रेडियस हम अपनी तरफ से मान करके चल लेते हैं। ए और इस वाले लूप का भी रेडियस कितना हो जाएगा, ये भी यहाँ पर ए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी पहले वाले लूप की वजह से उसकी डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम लूप। ये कैसे आया ये हमने पढ़ रखा है, क्विक रिवीजन में भी मैंने आपको बताया था किस तरीके से डायरेक्शंस आ रही हैं। अब टू वाला जो लूप है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी होगी लूप से दूर जाते हुए और एक्सिस के अलोंग, यानी कि कुछ इस तरीके से। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि B1 और B2 ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ क्या आ रही हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रही हैं। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रही हैं तो मैं कह सकता हूं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो होगी B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, और रूट में मैं इसको कर दूंगा, यहीं से हमें फाइनल आंसर अपना मिल जाएगा। देखिए B1 ये वाला डिस्टेंस जो है ये x है और दूसरा वाला डिस्टेंस भी x है, तो इसका मतलब है दोनों चीजें आइडेंटिकल हो गई, यानी कि ये B1 और B2 एक दूसरे के बराबर रहे होंगे। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, यहां से मेरे पास बात निकल करके आ जाएगी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी B1 √2। यहाँ पर आप कह सकते हो B2 √2, तब भी वो सही माना जाएगा क्योंकि B1 और B2 दोनों बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि B1 जो है B2 के बराबर है। अब इसके बाद B1 कितना होगा, तो देखिए ये रहा लूप, ये रहा एक्सिस, कितना दूरी पर है x, है ना। इसको x मान लिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर ये कितना हो गया, ये तो a हो गया यहाँ पर लूप का रेडियस। तो कितना होगी मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगी μ0/4 पाई। ठीक है, आई, और यहाँ आ जाएगा 2 भी आएगा यहाँ पर, है ना, 2 भी आएगा, 1 मिनट रुकिए, 2 भी आएगा और पाई भी आएगा। 2 पाई ए स्क्वायर, जो यहाँ पर क्या कहते हैं रेडियस था ए, उसका स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में आएगा बच्चों A² प्लस x²। इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। इस तरीके से हमने यहाँ पर अपना आंसर लिख लिया। तो B1 की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि होगा μ0/4 पाई 2 पाई I A² √2, अपॉन में आ जाएगा बच्चों पूरा का पूरा ब्रैकेट A² प्लस x² और पावर आ जाएगी यहाँ पर 3/2। तो ये जो है इतनी नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आने वाली है। और इस नेट मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन की बात मैं करता हूँ तो डायरेक्शन क्या होगी भाई, डायरेक्शन देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगी। दोनों ये वाली मैग्नेटिक फील्ड और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड दोनों बराबर थी, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो इन दोनों से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि बी वेक्टर इज मेकिंग, यहीं पर लिखे दे रहा हूं मैं, बी वेक्टर इज मेकिंग 45 डिग्री एंगल विद, इसके साथ बना रहा है ये बना रहा है B1 वेक्टर के साथ में, या आप B2 वेक्टर के साथ में भी कह सकते थे। तो ये हो गई यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों चीजें यहाँ पर हमने कंप्लीट करी। हमारे सामने है आज का क्वेश्चन नंबर 2, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। दो आइडेंटिकल सर्कुलर वायर्स हैं आपके पास, एक का नाम है P, दूसरे का नाम है Q। दोनों का रेडियस आपको यहाँ पर R दे रखा है, दोनों में करंट भी सेम है I, और दोनों का जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। मतलब एक कॉइल अगर इस तरीके से इस प्लेन में रखी हुई है तो दूसरी कॉइल इस प्लेन में रखी हुई है।
इस तरीके से करके जो है यहाँ पर दोनों के प्लेन्स हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। आई होप आप मीनिंग समझ रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद दोनों का जो सेंटर है देखिए वो भी कॉमन है, ये रहा इन दोनों का सेंटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन पॉइंट ऑफ टू कॉइल्स। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पी वाली कॉइल की। तो वहां पर आप देख रहे हो करंट सर्कुलर फॉर्म में घूम रहा है। करंट की डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर्स को घुमाओ तो आपको पता चलेगा डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड की, जो होगी पी वाली कॉइल की वजह से। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हो गई, इसका नाम मैंने लिख दिया बीपी वेक्टर। अब देखिए क्यू वाली जो कॉइल है उसमें करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रही है। करंट की फ्लो की डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर्स को घुमाइए और आपको थंब बता देगा कि मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है। तो इस हिसाब से मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ ड्रॉ कर ली। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड हो जाने वाली है बी क्यू। ठीक है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा है यहाँ पर परपेंडिकुलर है। अब करंट भी सेम है, दोनों लूप का रेडियस भी सेम है, तो इसका मतलब ये है कि भाई बीपी जो होगा वो बी क्यू के बराबर होगा। और नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल करके आएगा बीपी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। और दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर है तो भाई देखो फिर से आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा बीपी रूट टू। ये आंसर आ जाएगा अगर आप यहाँ पर बी क्यू की जगह पर बीपी सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो बीपी कितना होगा भाई ये देख लेना चाहिए आप लोगों को। बीपी हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, यहाँ आ जाएगा टू पाई, आई हो गया करंट, और दोनों का रेडियस था कैपिटल आर तो वो मैंने पुट कर दिया यहाँ पर। अब इसकी वैल्यू को मैं उठा करके इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ये रही इक्वेशन वन। मेरे पास आंसर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू पाई रूट टू आई अपॉन आर। ये जो है मेरे पास में निकल करके आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो टू पाई से कैंसिलेशन कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। डायरेक्शन की बात करी जाएगी तो देखिए फिर से डायरेक्शन आपको वही मिलने वाली है। बीपी और बी क्यू दोनों बराबर हैं, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बीपी और बी क्यू दोनों के एग्जैक्टली मिड में होगी। तो आप कह सकते हो मेकिंग एंगल 45 डिग्री एंगल विद किसके साथ बना रहा है 45 डिग्री एंगल? बीपी के साथ भी बनाएगा, बीक्यू के साथ भी बनाएगा। फिलहाल हम यहाँ पर बीपी वेक्टर लिख के दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन पर हम आ गए यहाँ पर। आपको क्वेश्चन में कह रखा है कि भाई एक स्ट्रेट वायर है, लेंथ उसकी एल है, इसको आपने बेंड करके सेमी सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दिया। सेमी सर्कुलर लूप यानी कि कुछ इस तरीके का लूप होगा ये। ठीक है, इसका एक सेंटर भी होगा, ये सेंटर आपने मान लिया। ठीक है, सेमी सर्कुलर लूप में ही कन्वर्ट करा है। आप इसके डायमीटर को यहाँ पर वायर में कंसीडर मत कर लेना, आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है यहाँ पर। इसके बाद बायोट सावर्ट लॉ आपको यूज करना है। बायोट सावर्ट लॉ क्या हुआ करता था? म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमें बायोट सावर्ट लॉ से मिलता था। इसी फॉर्मूले को आपको यूज करना है। देखिए किस तरीके से हम कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप लोग तो जानते हो कि आपको एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करना पड़ेगा जिसकी लेंथ यहाँ पर हो जाएगी डीएल। अब यहाँ से लेकर के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस आर के बराबर हो जाएगा। आर मैंने यहाँ पर रेडियस मान ली है। करंट यहाँ पर लूप में कितनी फ्लो कर रही है? आई फ्लो कर रही है। तो आप कह सकते हो कि छोटे से पार्ट की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा। अब थीटा कितना होगा? देखिए डीएल तो ये हो गया भाई इस डायरेक्शन में, है ना, और आर हो जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब दोनों के बीच में यहाँ कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री एंगल बनेगा, सीधी सी बात है। और अपॉन में क्या आने वाला है भाई? यहाँ पर आर स्क्वायर आने वाला है। तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई उसके बाद कितना हो जाएगा? आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर रह जाएगा। ये आ गया एलिमेंट्री पार्ट की वजह से। अगर आपको पूरे सेमी सर्कुलर लूप की वजह से चाहिए तो आपको डीबी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल अपॉन में आ जाएगा भाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद आपने चीजों को कॉमन लिया, जो कांस्टेंट थी मतलब उनको बाहर लिया इंटीग्रेशन से। आई अपॉन आर स्क्वायर ये भी कांस्टेंट था, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन डीएल आपके पास बच जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर इंटीग्रेशन डीएल जो होगा ये सेमी सर्कुलर लूप की सर्कमफेरेंस होगी, तो जो पाई आर हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि म्यू नॉट अपॉन फोर पाई
पाई आई अपॉन एक आर आप कैंसिल कर दोगे, यहाँ पर आर बच जाएगा। मैं चाहूं तो पाई भी कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन अभी नहीं कर रहा हूं। देखिए क्यों, वो इसलिए क्योंकि ये जो सेमी सर्कुलर लूप की सरकमफेरेंस है पाई आर, ये किसके बराबर है बच्चों, कैपिटल एल के बराबर है, जो कि लेंथ थी वायर की। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि आर कितना हो जाएगा, एल अपॉन पाई हो जाएगा। तो अगर मैं ये वैल्यू को पुट करता हूं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई आई अपॉन आर की जगह पर आ जाएगा मेरे सामने एल अपॉन पाई। तो यहाँ एल अपॉन पाई हम पुट कर देते हैं। आप देख रहे हो सीधी सी बात है कि पाई ये ऊपर जाएगा, मतलब कितना बच जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई स्क्वायर आई अपॉन एल बच जाएगा आपके पास में। एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एल, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का आंसर बन जाएगा सेमी सर्कुलर लूप की वजह से। आप लोगों को पता है आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं इस बार, तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो खास कर लेनी चाहिए जो बिल्कुल टॉपिक की जड़ में जा करके आप लोगों को मजबूर कर देते हैं टॉपिक को समझने के लिए। जब टॉपिक आप समझ गए तो आप क्वेश्चन भी कर ले जाओगे, उसमें आपको फिर रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को दे रखा है एक वायर है, लेंथ उसकी एल है, उसको आपने राउंड शेप में कन्वर्ट कर दिया, बेंड कर दिया, एन नंबर ऑफ टर्न्स थे और सभी का रेडियस सेम है। तो सीधी सी बात है भाई, एक आपके पास यहाँ पर लूप की फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया एक वायर को, रेडियस उसकी मैंने एल मान चुका हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें एन है, और लेंथ टोटल कितनी थी भाई, ये एल थी। तो भाई 2 पाई आर जो सरकमफेरेंस है 2 पाई आर, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन है, तो कितनी सरकमफेरेंस आएंगी ऐसी, एन इंटू 2 पाई आर सरकमफेरेंस आ जाएंगी, एल के बराबर हो जाएगी। आर की वैल्यू आप यहां से निकाल पाओगे एल अपॉन 2 पाई एन। ये जो रेडियस की वैल्यू है ये हमारी बहुत हेल्प करेगी अभी। इसके बाद हम आगे की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बच्चों, सर्कुलर लूप की वजह से जो सेंटर पर हुआ करता है वो हुआ करता है 2 पाई आई अपॉन आर हुआ करता है। नंबर ऑफ टर्न्स एन है, ध्यान रखना है आपको, एन से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर कैपिटल नहीं स्मॉल एन की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू जो है पुट करोगे तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा एल अपॉन 2 पाई एन, यहाँ पर आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन के बाद। फिर यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर फॉर्म में इसे लिख लेना है, ये चीजें बन जाएंगी 4 पाई स्क्वायर, एन का भी स्क्वायर हो जाएगा, आई अपॉन एल रह जाएगा, बी इज इक्वल टू, सीधी सी बात है आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हो। तो म्यू नॉट अपॉन में तो कुछ बचेगा नहीं, 4 से 4 और पाई से पाई कैंसिल कर चुके हो आप एक एक, तो पाई एन स्क्वायर आई अपॉन एल। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड का। आपने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यानी कि मैग्नीट्यूड तो बता दिया, डायरेक्शन क्या होगी उसके लिए आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। डायरेक्शन करंट की बताई गई थी कि क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने फिंगर्स को कर्ल करना है, और जो थंब है वो आपको इनवर्ट डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगा। यानी कि आप यहाँ पर डायरेक्शन लिख सकते हो डायरेक्टेड इनवर्ड, या लिख सकते हो डायरेक्टेड इनवर्ड, आप ये लिख सकते हो यहाँ पर। साथ में आपको लिख देना है परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर है और डायरेक्टेड इनवर्ड है। इस तरीके से आपने यहाँ पर कंप्लीट कर दी डेफिनेशन, डेफिनेशन माफ कीजिएगा, जो पूरा पूछा गया था क्वेश्चन में आप पूरा आंसर यहाँ पर बता चुके हैं। क्वेश्चन यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा ये अपना। 5 क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक कॉइल है एंड उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, रेडियस यहाँ पर कैपिटल आर दे रखा है आपको, और करंट दे रखी है आई। आपसे कहा गया कि आपने इसे अनवुंड यानी कि इसे उधेड़ दिया एंड रीवुंड, और दोबारा से आपने एक कॉइल बना दी, लेकिन इस बार आपने कॉइल का जो रेडियस रखा है वो आधा रखा है। करंट आपने जो है बतौर सेम रखी है, उसमें कोई चेंज नहीं करा। आपको बताना है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट जो नई कॉइल में है और जो पुरानी कॉइल में था। तो पहले हम यहाँ पर नई कॉइल बना लेते हैं इधर की साइड। नई कॉइल जो है इसका रेडियस यहाँ पर कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, और ये यहाँ पर हो गई पुरानी कॉइल। पुरानी कॉइल का जो रेडियस है वो कैपिटल आर हो गया। करंट दोनों में सेम फ्लो कर रही थी आई, और इसमें भी जो है करंट सेम फ्लो कर रही है आई। नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें तो दोनों में ही नंबर ऑफ टर्न्स एन दे रखे हैं आपको, रिमेनिंग द सेम, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स जो है हाँ यहाँ पर सेम दे रखे हैं, नहीं नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर सेम नहीं दे रखे होंगे। देखिए क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स तो सेम हो ही नहीं सकते, क्योंकि भाई रेडियस अलग अलग हो गया।
ठीक है ना। तो आप लोगों को यहाँ तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं, कैपिटल एन दे रखे हैं, यहाँ के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं वो आपको पता नहीं है, तो उसको मैंने एन डैश मान लिया। इस तरीके से कर लिया मैंने यहाँ पर। ठीक अब है, अगर अगर मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करनी है तो मैग्नेटिक मूवमेंट हमें ऐसे कर लेना चाहिए, एम न्यू अपॉन एम ओरिजिनल। ये अगर फाइंड करना है तो न्यू आई न्यू एरिया न्यू अपॉन ओरिजिनल एरिया ओरिजिनल। इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है एम का फॉर्मूला होता है आई ए के बराबर। साथ में आप लोगों को क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स भी कह रखे हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स के साथ में मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हो जाता है एन आई ए। तो इस हिसाब से मेरे को यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स भी मेंशन कर लेने चाहिए, न्यू वाले में और ओरिजिनल वाले में। तो करंट तो देखिए यहाँ पर कैंसिल हो गई, आपके पास बचा एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे देखिए, यहाँ पर जो सरकमफेरेंस थी वो आ जाएगी 2 पाई आर। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर एन दे रखे हैं, इधर के नंबर ऑफ टर्न्स हमने एन डैश कह दिए थे, एक बार के लिए मान लेते हैं। और 2 पाई आर अपॉन 2 यहाँ पर सरकमफेरेंस हो जाएगी। 2 पाई तो आप कैंसिल कर पाएंगे, ठीक है, आर भी आप कैंसिल कर पाओगे, आपको मिलेगा एन डैश अपॉन 2 एन के बराबर। यहाँ से आप कह सकते हो कि एन डैश कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर, डबल हो जाएंगे, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2n हो जाने वाली है। तो न्यू वाली जो कॉइल है, पहले एरिया की बात कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर मतलब r/2 इसका स्क्वायर है। और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं न्यू वाली में, 2n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे। पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा पुरानी वाली कॉइल का एरिया, और नंबर ऑफ टर्न्स तो n रह जाएंगे। n से आप ये n, पाई से आप पाई कैंसिल कर सकते हो, आपके पास आ जाएगा r² अपॉन 4। एक यहाँ पर ये 2 भी आ रहा है, अपॉन वाला जो आर स्क्वायर है वो भी लिख देंगे हम, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा 1/2। तो जो यहाँ पर रेशो आ रहा है, ये रेशो का आंसर आ जाएगा 1:2। इस तरीके से हम बेहतरीन से बेहतरीन आपके लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। आप लोग भी इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, आप लोगों के कंसेप्ट एकदम मजबूत हो जाएंगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में एक पार्टिकल दे रखा है, उसके मास की बात की गई है, मास स्मॉल m दे रखा है, और चार्ज दे रखा है स्मॉल q। आप यहाँ पर देख रहे हो, तो इसको इस चीज को हम मास मान लेते हैं उस पार्टिकल का, है ना, कितना है m, और चार्ज आपको q दे रखा है। इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी आपको शो कर रखी है, पैरेलल है एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के, जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। तो भाई ये रहा वो कंडक्टर, और इसमें हम देख सकते हैं आई करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है। आपको क्या बताना है, एक बार ये चीज भी चेक कर ली जाए, एक बार ये चीज भी चेक कर ली जाए। देखिए आप लोगों को यहाँ पर बताना है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको बतानी है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये अनडिफ्लेक्टेड चला जाए, मतलब ये चार्ज पार्टिकल जो है किधर भी डिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब ना तो ये इधर की तरफ जाना चाहिए, ना ही ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में ऐसे ही चलता चला जाए। इसलिए आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी चाहिए होगी। तो देखिए वेलोसिटी सेलेक्टर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, V = E/B हुआ करता है, E = हो जाएगा VB। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है ये हम पता कर लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर किसकी वजह से होगी, ये जो वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रही थी, इनफाइनाइट ये वायर है, आप देख सकते हो दोनों तरफ आपको डॉटेड करके दिखा रखा है। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हम लिख लेंगे, यहाँ पर हुआ करती है μ0/4 पाई 2I/r। आर यहाँ पर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस दे रखा है ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसके बाद आप लोग क्या कह सकते हो, इसके यहाँ बाद आप लोग बस ये कह दोगे भाई इसको सॉल्व करके कि E = μ0/4 पाई 2VI/r, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आप चाहो तो अगेन जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है, आप लोग कैंसिलेशन करके भी दिखा सकते हो। म्यू नॉट अपॉन टू पाई अब कैंसिलेशन हो चुका है तो यहाँ 2 नहीं आएगा, और कितना आ जाएगा, VI/r, यहाँ पर ये रह जाने वाला है। इस तरीके से हम जो है क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, एक कॉइल आपको दे रखी है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स की बात कही गई है। नंबर ऑफ टर्न्स आपको 100 दे रखे हैं, रेडियस उस कॉइल का दे रखा है 10 सेंटीमीटर, वो भी हमने लिख लिया। करंट आपको यहाँ पर दे रखी है, करंट दे रखी है 1 एम्पियर।
आपको बताना है बेटा मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है सेंटर ऑफ कॉइल पर। तो सीधी सी बात है, देखिए भाई बहुत आसान हो गया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कॉइल के लिए लिख रहे हैं तो 2 पाई I अपॉन R होगा यहाँ पर आंसर। अब इसके बाद वैल्यूज को पुट करा जाए, यहाँ वैल्यू हो जाएगी पावर -7। 2 पाई, करंट की वैल्यू कितनी है 1, और रेडियस की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻²से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स भी मेंशन करने पड़ेंगे जो कि 100 हैं, तो उसको हमने लिख दिया यहाँ पर। बस इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा 2 पाई इंटू, देखिए भाई इसको सॉल्व करते हैं, 2 और 1, यहाँ पर -1 बचेगा, नीचे ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, यानी कि 3 पावर रह जाएंगी, यहाँ पर पावर हो जाएगी -4। ये मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आ जाएगा। आप जानते हो 2 पाई को हम लिख सकते हैं 6.28 10⁻⁻4 है। टेस्ला में अपना यह आंसर आ जाएगा। यही अपना फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है बच्चों कि करंट आई है और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर लूप है भाई आर रेडियस का, इसमें एंटर कर रही है। देखिए किधर से एंटर कर रही है, तो आप देख सकते हो भाई इस साइड से जो है करंट ये एंटर कर रही है, और इस साइड से भाई ये करंट जो है एग्जिट कर रही है। अब एम से लेकर के एन तक जाने के करंट के पास दो रास्ते हैं। तो वो दो रास्ते कौन से हैं? एक रास्ता तो हो गया ये वाला, और दूसरा रास्ता हो गया ये वाला। इस वाले रास्ते को मैं 1 मान लेता हूँ, इस वाले रास्ते को मैं 2 मान लेता हूँ। इधर से मान लिया हमने कि करंट जा रही होगी I1, और इधर से मान लिया मैंने कि करंट जा रही होगी I2। दोनों की दोनों करंट जा करके एन पॉइंट पर जुड़ जाएंगी और दोबारा से करंट बन जाएगी आई। अब आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि ये करंट की वैल्यूज होंगी कितनी कितनी। ठीक है, उसके लिए मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। आप लोग जरा थोड़ा ध्यान से देखना, ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक सेक्टर बन रहा है। तो अगर ये एक सेक्टर है तो इस वाले हिस्से के पास कितने सेक्टर आ जाएंगे ऐसे ऐसे? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, ऐसे ऐसे 3 सेक्टर और आने चाहिए, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। अब मतलब ये है कि जो I1 है, 1 मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। इसका मतलब ये है कि भाई R1:R2, भाई 1 वाली साइड का रेशो, इधर वाली साइड का रेशो मैंने R1 मान लिया, इधर वाली साइड का रेशो मैंने R2 मान लिया। अब R1:R2 कितना हो जाएगा? लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर लेंथ अगर R1 की मैं मान लूं कि भाई ये वाली जो लेंथ है ये वाली, ये लेंथ L हो जाएगी, तो दूसरी लेंथ कितनी हो जाएगी भाई 3L हो जाएगी। यानी कि रेशो कितना आया रेसिस्टेंसेस का? 1:3 आ गया। अगर रेसिस्टेंसेस का रेशो ये आ चुका है, तो करंट का रेशो कितना आएगा भाई? करंट का रेशो आ जाएगा 3:1, है ना। यानी कि I1 कितना हो जाएगा? I1 हो जाएगा 3/4 I, और I2 कितना हो जाएगा? I2 हो जाएगा 1/4 I। इतना इतना जो है भैया आंसर आ जाएगा I1 और I2 का। ये तो प्रोसीजर था I1 और I2 पता करने का कि I1 और I2 कितने होंगे। इसके बाद में अब मैग्नेटिक फील्ड की बारी आती है, तो उसको पता करने के लिए थोड़ा मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ चीजों को, आसानी से देख पाएंगे हमें चीजें। ठीक है, चलिए ये सब काम खत्म हो गया। इधर मैं 1 मिनट ये लिख देता हूँ। हाँ जी, ये वाली साइड 1 थी, ये वाली साइड 2 थी। ओके, तो अब 1 वाले की वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड पता करूंगा पहले। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो होगी μ0/4 पाई 2 पाई I/r। रेडियस तो यहाँ पर सेम होगा भाई, है ना, उसको मैंने R ही रखा। लेकिन ये कैपिटल R है, तो मैं एक काम करता हूँ कैपिटल R ही रख लेता हूँ, क्योंकि पूरे लूप के लिए फाइंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 90 डिग्री के लिए फाइंड कर रहा हूँ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी भाई? 1/4 आएगी मेरे पास में। तो मैं इसको यहाँ पर देखो, करंट भी मेरे को कितना लिखना चाहिए? I1 लिखना चाहिए। तो μ0/4 पाई, यहाँ पर यहाँ पर कितना लिख लेना चाहिए मेरे को? 2 पाई। I1 की वैल्यू कितनी है भाई? 3/4 I है इसकी वैल्यू, 1/4 ये वाला आ गया, और एक R जो है यहाँ पर रह गया था। तो मैं अगर इन सारी चीजों को लिख लूं बच्चों, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 3/4 × 16 μ0/4 पाई 2 पाई I अपॉन कितना आ जाएगा? R आ जाएगा। ये तो आ गया भाई B1 का आंसर। ठीक है, ये आ गया B1 का आंसर। इसकी डायरेक्शन किधर होगी? अब आप देखिए करंट की तरफ, करंट के हिसाब से डायरेक्शन को घुमाइए, अपने फिंगर्स को घुमाइए, तो थंब आप देखोगे कि इनटू द स्क्रीन जाएगा। यानी कि B1 की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो इनवर्ड हो जानी चाहिए। अब इसी तरीके से हम B2 फाइंड कर लेते हैं। μ0/4 पाई आ जाएगा बेटा, 2 पाई यहाँ पर I2 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर, अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर कैपिटल R। और ये वाला जो ये सेक्टर है,
ये 270 डिग्री है, यानी कि 3/4 आ जाएगा, ये पार्ट है ना। तो 3/4, ये म्यू0/4 पाई, पहले मैं I2 की वैल्यू लिख लूंगा यहाँ पर, फिर उसके बाद में सॉल्व करूंगा। I2 आ जाएगा मेरे पास I/4, R यहाँ पर पहले से है, 3/4 यहाँ पर आ चुका है, तो ये कितना आ जाएगा, B2 मेरे पास में आ जाएगा भाई 3/4 × 4 = 16, ये तो आ रहा है। म्यू0/4 पाई भी आ गया। उसके बाद बच गया मेरे पास 2 पाई I/R। तो ये लीजिए भाई, B2 भी बिल्कुल वही आ गया जो वैल्यू आई थी B1 की। इसलिए अब मेरे को डायरेक्शन चेक करनी पड़ेगी भाई। यहाँ पर देखो, जो 2 वाली साइड थी उसके हिसाब से करंट ये था, तो इसके हिसाब से अगर जाओगे तो करंट की डायरेक्शन हो गई फिंगर्स की तरफ, है ना। फिंगर्स मतलब करंट की डायरेक्शन में, और थंब आपको बताएगा कि किधर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। आपने हिसाब लगाया होगा तो बिल्कुल सही हिसाब लगाया होगा, डायरेक्शन आउटवर्ड जा रही है। अब एक डायरेक्शन है इनवर्ड, एक डायरेक्शन है आउटवर्ड, यानी कि दोनों का जो रिजल्ट आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो हो जाएगी B1 - B2। क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पर बराबर है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी सेंटर पर इस लूप के, वो होगी 0। ये था आपका आंसर इस क्वेश्चन का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, टू वेरी स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स। तो भैया एक जो लूप है वो 1 है, दूसरा लूप जो है वो 2 है, और दोनों लूप यहाँ पर आइडेंटिकल हैं। दोनों में करंट I फ्लो कर रहा है, और आपसे कहा गया है कि इन दोनों के एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, हमें दिख भी रहा है। इसके बाद हम कह सकते हैं भाई, क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी आया था। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो पॉइंट पर आपको बतानी है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगी भाई, पहले लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में, ये हो गया B1। दूसरे लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में, ये हो गया B2। दोनों यहाँ पर परपेंडिकुलर होंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मैं लिख सकता हूँ B1² + B2²। अब ये भी बात पक्की है कि दोनों लूप आइडेंटिकल थे, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड भी बराबर होंगी, यानी कि सब्स्टिट्यूशन के बाद मैं B1² लिख दूंगा, और यहाँ पर मेरे पास आंसर आ जाएगा 2B1², यानी कि B1√2। तो मतलब मेरे को नेट मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है तो सिर्फ B1 पता करना पड़ेगा, और B1 जो है यहाँ पर हो जाएगा भाई, एक्सिस पर जो वैल्यू होती थी मैग्नेटिक फील्ड की एक लूप की वजह से, वो हुआ करती थी 2 पाई I। इसका रेडियस क्या है भाई, दे ही नहीं रखा हमको रेडियस, तो मैं रेडियस यहाँ पर A मान लेता हूँ। A² अपॉन में आ जाएगा A² + X², और ये पावर हो जाएगी यहाँ पर 3/2। नंबर ऑफ टर्न्स तो यहाँ पर दे नहीं रखे हैं, तो उसको मेंशन भी नहीं करेंगे हम। ये B1 की वैल्यू को मैं उठा के फॉर्मूले में रख दूंगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा म्यू0/4 पाई 2 पाई√2 IA² अपॉन में A² + X², और पावर आ जाएगी 3/2। ये अपना भाई यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। अब इसकी अगर डायरेक्शन की बात करी जाए, तो देखिए, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई दोनों डायरेक्शन जो है यहाँ पर क्या है, सेम है। मतलब सॉरी, मैग्नीट्यूड जो है, ये जो B1 था और ये जो B2 था, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो भाई नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी, सीधी सी बात है, B1 और B2 दोनों के साथ में 45 डिग्री एंगल बनाएगी। 45 डिग्री एंगल विद रेस्पेक्ट टू, इसके रेस्पेक्ट में बना रही है ये एंगल, विद रेस्पेक्ट टू B1 वेक्टर। आप चाहते तो यहाँ पर B2 वेक्टर भी लिख सकते थे, वो भी यहाँ पर बात बिल्कुल सही होती। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करते रहिए, एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।